हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 सितंबर को हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दोनों द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है H1B में बी। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि H1B वीज़ा से रिलेटेड जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो क्या हैं, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, इंडिया को इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, इसके जो रिपरकशन हैं उसे रिवर्स करने के लिए क्या इंडिया इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है, सारे एस्पेक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन H1B वीज़ा होता क्या है, और ये प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस है। दूसरा जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो है यूरेनियम अनरेस्ट। इसमें हम यूरेनियम साइट्स की बात करेंगे, कहाँ कहाँ यूरेनियम माइनिंग हो रही है, पहले ये एस्पेक्ट कवर कर लेंगे जो कि प्रीलिम्स में आएगा। इसके अलावा जहाँ एक मेघालय की साइट है जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार ने रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस लाई है, क्या वो गाइडलाइंस सही है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू कर लेते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है H1B में बी। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंडो यूएस रिलेशनशिप अगर आपको आता है तो उसमें चैलेंजेस जब भी लिखेंगे तो H1B वीज़ा के बारे में ज़रूर लिखेंगे, सो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है H1B वीज़ा के बारे में, करेंटली इन द न्यूज़ करके ऐसे आ सकता है। होता क्या है H1B वीज़ा? इट इज़ अ नॉन इमाइग्रेंट वीज़ा। इसका मतलब क्या है? नॉन इमाइग्रेंट वीज़ा का मतलब आप वहाँ जाके रह सकते हैं लेकिन टेम्पररी रह सकते हैं। अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो कितने साल के लिए वीज़ा एप्लीकेबल होता है? 3 ईयर्स के लिए आपको वीज़ा मिलता है। एक्सटेंड कर सकते हैं आप इसे 6 ईयर, तो मतलब मैं कुछ केसेस में ये एक्सटेंड होता है, बाकी 3 साल मैक्सिमम पीरियड के लिए वीज़ा एप्लीकेबल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हर कोई इसे अप्लाई नहीं कर सकता। जो ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास अच्छी बैचलर डिग्री है या फिर वो स्पेशलिस्ट हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, वही अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनके पास अच्छी डिग्री है, रिसर्च कर रहे हैं, अच्छे संस्थान में काम कर रहे हैं, तो क्या सब अप्लाई कर सकते हैं? वो भी नहीं है। सिर्फ यूएस कंपनी में जॉब करने वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। यूएस कंपनी जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, और हो सकता है कि इंडिया में वो कंपनी हो, अब उसकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है, वहाँ पर कोई वर्कर है जो काम कर रहा है, सो इनको ऑन साइट के लिए कई बार ऐसा भेजा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स आपको जाना पड़ेगा, है ना। और चूँकि इंडिया के जो लेबर हैं वो सस्ते हैं, जो वर्कर हैं वो सस्ते हैं, और प्लस उतने ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग हैं, तो जनरली जो कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी, वो बोलती है कि आप अपनी जो सब्सिडरी कंपनी से कि भाई कुछ जो है वर्कर्स को, प्रोफेशनल्स को आप हमारे यहाँ भेजिए और वहाँ पर वो काम करेंगे। सो हर कोई जो है अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई कौन करेगा? अप्लाई भी एम्प्लॉयर ही करता है, आप लोगों का रोल नहीं होता है। वही डिसाइड करते हैं कि आपको भेजना है, वही अप्लाई करते हैं। जितनी भी कंपनी वाले होंगे यूएस के, वो इस तरीके का वीज़ा अप्लाई करके परमिट फ़ी देंगे। वो फ़ी भरने के बाद फिर उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आपको जाना है या नहीं। अब जितने लोग अप्लाई करते हैं सबको मिल जाता है क्या? ये भी बिल्कुल सही नहीं है। टोटल 85,000 पर ईयर वीज़ा देने की बात की गई है यूएस के द्वारा, है ना। इस पर कैपिंग कर दी गई है 2004 से कि 85,000 से ज़्यादा वीज़ा हम नहीं देंगे, और लाखों में लोग अप्लाई करते हैं। सो ये पूरा का पूरा जो है क्या है, H1B वीज़ा का कंसेप्ट है। नाउ बात कर लेते हैं अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए। रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो नए एप्लीकेंट्स होंगे, न्यू एप्लीकेंट्स, इसे ध्यान रखेंगे, जो न्यू एप्लीकेंट्स होंगे उनके ऊपर $1,00,000 का परमिट फीस लगेगा। ये एनुअल फीस नहीं है, ये वन टाइम फीस है, एक ही बार आपको देना होगा। अगर आप 3 साल के लिए आ रहे हैं तो जब इनिशियल जो परमिट फीस होगी वो आपकी $1,00,000 के आसपास होना चाहिए। ऑलमोस्ट 88 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। अभी की जो करंट फी है उससे ये 6 टाइम्स है। हैज़ कॉज्ड वाइड स्प्रेड कास्टरनेशन दैट नॉट ओनली माइट
the lives of tens of thousands of potential visa applicants in the tech space be impacted, leading to a humanitarian crisis for families। है ना। तो जैसे ही ये न्यूज़ आई तो बहुत सारे लोगों ने जो अप्लाई किया उनके लिए मुसीबत बन गई है ना। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया कि भाई अब क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह का इशू आ गया है। ये जो इशू है, जो मेजर डिसरप्शन है, ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं जिन्होंने अप्लाई किया है, ये उन कंपनीज़ के लिए भी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की मेजर टेक कंपनी है जो स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर रिलाय करती थी अंडर दिस वीज़ा। तो उनके लिए भी चिंता की बात है। वाइल द नंबर ऑफ वीज़ा इशूड इन दिस कैटेगरी हैज़ बीन कैप्ड एट 85,000 पर ईयर सिंस 2004, द एलोकेशंस आर डिसाइडेड थ्रू लॉटरी। लॉटरी के थ्रू डिसाइड होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो पूरा लक बेस्ड है। अभी जो रीसेंट डेटा है उसके हिसाब से तो जो टोटल एप्लीकेशन है वो लगभग 3,59,000 के आसपास हो रही है। और ये है ना गिर करके, इससे पहले 5 लाख 7 लाख तक की एप्लीकेशन होती थी और उसमें 85,000 लोगों को वीज़ा मिलता था। Indian national typically account for 71% of these visas, yet data also suggested that close to 60% of this visa recipient earn less than $1 lakh, which over the longer term implies that their employees may find it harder to justify hiring such specialized worker from abroad। ठीक। सो टोटल अगर देखें तो ये वीज़ा के जो बेनिफिशियरी हैं उसमें इंडियन का परसेंट 71 है और उसमें 60% ऐसे हैं जिनकी सैलरी $1 लाख से कम है ना। $1 लाख से कम है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। उनको इतना पैसा दे करके वहाँ भेजेंगे क्यों? कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी लेबर्स की। एक्चुअल में जो लेबर्स थे या जो प्रोफेशनल्स थे उनको वहाँ बुलाया क्यों जा रहा था? क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है और वो स्पेशलाइज वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉस्ट कम होने के कारण ही स्पेशलाइज वर्क करने वाले यूएस में भी मिल जाएंगे, पर उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत हाई है। लेकिन चूंकि ये फीस बढ़ा दी गई है तो फिर अब प्रॉफिटेबल भी नहीं रहेगा कंपनीज के लिए। The White House action included a reiteration of the fact that skilled talent mobility and exchange have contributed enormously to technology development, innovation, economic growth, competitiveness, and wealth creation in India and US. Yet there is limited scope for a South Bloc to apply pressure diplomatically or politically to get policy decision reversed। ठीक। सो अपने यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, उनका क्या कहना है कि भाई दोनों कंट्री के बीच में इस तरीके से स्किल मोबिलिटी होती रही है और बहुत एनॉर्मस प्रॉफिट हुआ है, इंडिया को भी हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स की इकॉनमी और इकोनॉमिक ग्रोथ को, इनोवेशन को, डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ वेल्थ क्रिएशन में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही को फ़ायदा हो रहा है, यूएस को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी है ना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इंडिया वाले डिप्लोमेटिकली। अब पॉसिबल नहीं है कि ये डिसीज़न रिवर्स हो सके। However, the fallout for Indian citizens can be contained if there is a proactive approach by the government to bolster India infrastructure and undertake necessary reforms to improve the prospect of India tech industry to make even greater strides than it has done so far। लेकिन हम इसे अगर पॉजिटिवली देखें तो यार पॉजिटिवली दो चीज़ें हैं। आपदा में अवसर की बात की जा रही है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करने की कोशिश करने की यार, कि यहाँ पर ही जो अपने स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स हैं, है ना, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर रहे हैं, वो यहीं इनोवेशन करें, यहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़े। तो इंडिया को फोकस करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, सो दैट कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो ना हो। ठीक है, ब्रेन ड्रेन रुक सके, देश से जो बाहर नॉलेज जा रहा था वो देश में ही रहे और देश के विकास में ही उसे इस्तेमाल किया जा सके। दिस माइट बी अचीव बाय कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप न्यू कैपेबिलिटीज़ इन द artificial intelligence space, exploring new market across Asia including China, Russia and the parts of Europe। है ना। तो इंडिया के पास दो ऑप्शन है, एक तो अपने देश में कोशिश करें कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की फैसिलिटी लाए कि लोग को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, पहली चीज़। दूसरा, हमें दूसरे मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूरोपियन मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाइनीज़ मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, सो दैट कि जो नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ के प्रोफेशनल्स को वो नुकसान ना हो फ्यूचर में। It is pertinent for policymakers in India to evolve a long-term plan to reduce reliance of India tech worker on shrinking pool of job opportunity in the US। सो बेस्ट तो यही है कि भाई एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये 1 साल के लिए है, पर ऑब्वियसली ये एक्सटेंड होगा जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप है एटलीस्ट, तब तक के तो ये एक्सटेंड होगा ही होगा, अनलेस
वहाँ की इंडस्ट्री बहुत प्रेशराइज़ करती है, लॉबी बहुत प्रेशराइज़ करती है, तो ही चांस है कि ये 1 साल बाद एक्सटेंड ना हो, अदरवाइज़ ये एक्सटेंड होगा और इसलिए इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है। इट इज़ द यूएस रेदर अदर नेशन दैट विल सफ़र द शॉर्टेज ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोग्रेस टू फ्यूल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, है ना। इंडिया से ज़्यादा नुकसान यूनाइटेड स्टेट्स को होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो लोग जा रहे थे वो इनोवेशन कर रहे थे यार, इनोवेशन के थ्रू ही इकॉनमी को डेवलप किया जा सकता है। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यूरेनियम अनरेस्ट। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, GS1 इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूरेनियम माइंस के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ यूरेनियम के रिजर्व्स पाए जाते हैं, कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारे एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से। प्रीलिम्स में 100% ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है। इंडियन गवर्नमेंट इंटेंड्स टू माइन यूरेनियम इन डोमिया सियाट एंड वाहकाजी, ठीक है, डोमिया सियाट और वाहकाजी में, जो कि मेघालय में है। यहाँ पर सरकार जो है क्या करना चाहती है, माइनिंग शुरू करना चाहती है यूरेनियम की। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, उसकी माइनिंग हो रही है। पहला है जादूगुड़ा, है ना। जादूगुड़ा ये फर्स्ट इंडियन यूरेनियम माइन है, 1967 में इसकी शुरुआत की गई थी, ऑपरेशनल है। दूसरा है भाटीन माइन, झारखंड में है। तीसरी है नारवा पहाड़, झारखंड में ही है। चौथी है बागजाता माइन, झारखंड में। फिफ्थ है तुमलापल्ले, आंध्र प्रदेश की। ये सबसे ज़्यादा रिजर्व्स जो है यूरेनियम के जो पाए गए हैं वो तुमलापल्ले में पाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। पहली है जादूगुड़ा जो कि झारखंड में है, और सबसे ज़्यादा रिजर्व आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ले में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी मेघालय में तो अभी हमने देखा ही, 2 जगह की बात की हमने, डोमिया सियाट एंड वाकाजी मेघालय में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, और कर्नाटका में भी थोड़े बहुत रिजर्व्स पाए गए हैं। 4 स्टेट आपको ध्यान रखना है, झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। अब जो रीसेंट मूव है उसकी बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार क्या चाहती है, इन 2 जगह पर माइनिंग करना चाहती है, लेकिन जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है वो 1980 से यहाँ माइनिंग करने का अपोज कर रही थी। अभी सरकार ने डिसाइड किया है, यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने, कि भाई एटॉमिक, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल को हम एग्जम्प्ट करते हैं पब्लिक कंसल्टेशन से। एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वी विल एग्जम्प्टिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन। यूरेनियम काय में आ जाएगा, क्रिटिकल मिनरल में आ जाएगा, एटॉमिक मिनरल में आ जाएगा। अब पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। जो लोकल खासी ट्राइब इसे अपोज कर रही थी, अब उनके लिए चिंता की बात हो गई है। लोकल ग्रुप हैव ऑल्सो ऑलरेडी कंडेम्ड द OM बेस्ड रूट। वन एसोसिएशन विद द रूलिंग पार्टी हैज कॉल्ड ऑन खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू यूज इट्स 6th शेड्यूल पावर टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल राइट्स। जो लोकल कम्युनिटी है वो अभी से इसे खूब कंडेम कर रहे हैं, OM बेस्ड रूट को, जो ऑफिस मेमोरेंडम रूट है, और ये कोशिश की जा रही है कि जो 6th शेड्यूल के अंदर पावर दी गई है टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल राइट्स, उसका इस्तेमाल किया जा सके। ना बात करते हैं कि की इश्यूज़ यार है क्या, है ना। तो की इश्यूज़ में सबसे पहले एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन, ठीक है। जो OM है, ऑफिस मेमोरेंडम, वो बाईपास कर रहा है स्टैंडर्ड सेफगार्ड प्रोसीजर्स, ठीक है। कई प्रोसीजर्स बनाई गई है। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट माइनिंग से रिलेटेड पास करते हैं तो आपको EIA करवाना पड़ता है, उसमें पब्लिक कंसल्टेशन ज़रूरी है। और अगर स्पेशली वो ट्राइबल एरिया में है तो हम जान देंगे शेड्यूल 6 में ज़्यादातर जो ट्राइबल एरिया में गवर्नेंस हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करती है, और उनकी परमिशन के बिना, लोगों की परमिशन के बिना वहाँ पर माइनिंग नहीं की जा सकती। इस ऑर्डर के अंदर लोकल कम्युनिटी को जो सेफगार्ड दिया है वो हटा दिया गया है, और अब उनका कोई कंसल्टेशन नहीं लिया जाएगा। डायरेक्टली सरकार चाहे तो वहाँ पर माइनिंग शुरू कर सकती है। कम्युनिटीज़ आर रिड्यूस टू बाय स्टैंडर्ड इन डिसीजन डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर हेल्थ, लाइवलीहुड एंड देयर
लैंड। अब वो कुछ नहीं कर सकते, जो डिसीज़न लिया जा रहा है उनकी हेल्थ के लिए भी अफेक्ट कर सकता है, उनकी ज़मीन को अफेक्ट कर रहा है और उनकी लाइवलीहुड्स को अफेक्ट कर रहा है, पर वो सिर्फ खड़े होकर देख सकते हैं। दूसरा क्या है जो की इशू है वो है हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। सिमिलर इशू ऑकर्ड हो चुका है झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, वेयर यूसीआईएल कंडक्टेड यूरेनियम mining despite protest. Villagers complained about radiation risk, loss of livelihood and lack of accessible information. See, क्या हुआ था जब झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तब लोगों ने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, खूब प्रोटेस्ट किया, खूब जो है जा कर के बोला कि भाई हमारी जान को खतरा है, रेडिएशन जो है इससे हमारे को हो सकता है, कैंसर प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिस्पॉन्स आया उन्हें यूसीआईएल की तरफ से, वो इस लैंग्वेज में था कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। इस तरीके से जोर ज़बरदस्ती करके वहाँ पर माइनिंग की जा रही है। ट्राइबल लैंड कंटिन्यूज टू बी ट्रीटेड एज अ रिसोर्स फ्रंटियर फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया, रेनफोर्सिंग डिस्ट्रस्ट, है ना। तो अगर आप देखें तो जो ट्राइबल लोग हैं उनके अंदर एक डिस्ट्रस्ट डेवलप हो रहा है यार। ये लग रहा है कि हमारी जो लैंड है, हमें हमारी ज़मीनों को या हमें सिर्फ एज ए रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसोर्स फ्रंटियर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे देश के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल और सोशल रिस्क तो है ही। यूरेनियम माइनिंग की बात करें तो बहुत ही पॉल्यूटिंग और इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। अगर एक बार लैंडस्केप चेंज हो गया तो दोबारा से उसे ठीक करने में सालों लग सकते हैं। सो इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इसलिए फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज एसेंशियल, विच इज़ नॉट बीइंग सॉर्टेड इन दिस केस, है ना। तो हमें क्या चाहिए, फ्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए होती है, क्योंकि लोगों की जान खतरे में है और इसलिए उनकी कम से कम कंसेंट तो लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल। ठीक है, तो लोग हो सकता है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे इसको चैलेंज करने, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। और पुराने जो प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे कि नियमगिरी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है ट्राइबल लोगों के फेवर में हुआ था, नियमगिरी हिल्स जो कि उड़ीसा में है। सो उसी प्रेसिडेंट को देखते हुए, कोर्ट करते हुए कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में डिसीजन दे। इसके अलावा जो 5th और 6th शेड्यूल है उसके अंदर प्रोटेक्शन को भी इन्वोक्ड किया जा सकता है। क्या सरकार को करना चाहिए, सरकार को जो करने की वे फॉरवर्ड की है उसकी बात कर लेते हैं। सरकार को ये करना चाहिए कि भाई अगर लोकल लोग रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें अल्टरनेटिव यूरेनियम डिपॉजिट ढूंढना चाहिए। पहली चीज़, कोशिश करनी चाहिए कि डायलॉग से चीज़ें हो सके, ना ही कोएर्शन से। फोर्सफुली आप चीज़ें नहीं कर सकते। लोगों को इतने बेहतर ऑफ़र दीजिए, इतने अच्छे अल्टरनेटिव प्रोवाइड करिए कि उनको कोई दिक्कत ही ना हो अपनी लैंड देने में। 4 टाइम्स आप मनी दीजिए, दूसरी जगह ज़मीन दीजिए, इसके साथ साथ उन्हें नौकरियां दीजिए उसी जगह पे जहाँ पर माइनिंग की जा रही है। तो इस तरह की अगर चीज़ें होगी तो लोग हो सकता है कि रिफ्यूज़ ना करें। सो बेहतर अल्टरनेटिव देने की आवश्यकता है, रेदर देन कि लोगों को फोर्स करने की। अदरवाइज इट विल लीड इनटू अ मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ओवरऑल पॉलिटिकल केओस एंड ये सब सारी चीज़ें भी होगी। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रीलिम्स वाले हैं वो ये हैं यार, है ना। जाडूगुडू को याद रखना झारखंड में है और तुमनापल्ले आंध्र प्रदेश में, जो कि लार्जेस्ट रिजर्व है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।